सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे पिछली बार हमने बात की थी क्लास 6 की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7, ठीक है। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, कब कहाँ और कैसे, ठीक है। एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में क्लास 7 में। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ, इस बुक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट, शुरू करते हैं एकदम शुरू से। यहाँ पे कहानी जो है कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। कब कहाँ और कैसे। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियाँ चल रही थी, ठीक है। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियाँ चल रही थी। घूमते घूमते वे लोग पंडाल में पहुंचे जहाँ क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। राखी तेज से मंच की ओर बढ़ी, ठीक है। अपने हाथ में माइक लेके जोर से बोली, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, ठीक है। तो एक ने कहा कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो एक राखी ने बोला पाटलिपुत्र, ठीक है। तालियों से आवाज़ के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयु सोचने लगा कि कोई स्थान का नाम समय के साथ कहाँ और कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो उसने एक सवाल पूछा कि कोई नाम, जैसे पाटलिपुत्र का जैसे नाम क्या था, पुराना पाटलिपुत्र, ठीक है। पटना का नाम क्या था, पाटलिपुत्र, पुराना नाम। तो वही उसका भाई जो आयुष था वो सोचने लगा कि किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम समय के साथ, ठीक है, कहाँ कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि अगर किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम समय के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन देखो टिक मार्क लगाना, समय के साथ कब कहाँ और कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो इसी एकदम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति या किसी खास स्थान का नाम समय के साथ कैसे बदलता है और वह कैसे स्थापित होता है। तो चलिए, यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। आपको तो दिख रहा होगा ना बच्चों। आपने कक्षा 6 अतीत से वर्तमान भाग 1, ये ठीक है, अतीत से वर्तमान भाग 2 है, हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ा था। अब इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मतलब कक्षा 6 में मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल को हमने समझा था, और अब इस चैप्टर में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद का समय, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे कि हर्ष से पहले, या मतलब हर्षवर्धन से पहले भारत के बाद में कौन कौन से परिवर्तन आए। समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है कि भाई किसी भी समय के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि समय के साथ हमारे समाज में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे समय के साथ कैसे, जैसे कुछ 2019 में जो है 2020 में कुछ सालों पहले आपके घर पे सड़क नहीं थी, पक्की सड़क, लेकिन आज पक्की सड़क हो गई है। कुछ पहले टंकी नहीं थी, अब आपके घर पर लेकिन टंकी हो गई है। कुछ समय आपके घर के बगल में या घर में आपको कूड़ा उठाने वाला नहीं आता था, लेकिन आज कूड़ा उठाने वाला भी आ रहा है। तो समय के साथ ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। वैसे उसी प्रकार नाम का भी परिवर्तन होता है, ठीक है, या उसी प्रकार नाम भी किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे ये चर्चा करने का विषय है। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी व्यक्ति या किसी खास जगह का नाम कैसे बदलता है। तो समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ में, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं या कभी जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके स्थान, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं तो पहले कूड़ा उठाने वाला नहीं आता था, उसी प्रकार आज वहाँ पे कूड़ा उठाने वाला आ रहा है, ठीक है। तो वो स्थान के नाम पे परिवर्तन हो गया। जैसे आपके घर के बगल में अगर कोई पक्की सड़क नहीं है, 2-3 साल पहले पक्की सड़क नहीं थी, ठीक है, आपके घर के बगल में, तो आज वो पक्की सड़क बन गई। तो वहाँ पे स्थान के नाम में परिवर्तन हो गया, मतलब कि वो समय के साथ उस स्थान को परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कोई, जैसे ये कोई डुमरी अड्डा नाम का विषय है, ये कोई डुमरी अड्डा जगह का नाम है। मान लो कि अगर यहाँ पे कोई फौजी, अगर कोई किसी फौजी ने बलिदान दे दिया अपने शहादत पे या बॉर्डर पे, तो डुमरी अड्डा तो नाम है, लेकिन वो व्यक्ति अगर वहाँ पे वो शहादत हो जाता है वहाँ पे बॉर्डर पे, उसी गांव का रहने वाला है, तो मान लो कि अमर सिंह है, तो इसको कह देंगे अमर सिंह चौक या अमर सिंह गाँव या अमर गाँव या अमर सिंह चौक। तो इस चौक का नाम पहले नाम नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा यह नाम पड़ गया। जैसे सुशांत सिंह, देखो कैसे नाम के साथ कैसे परिवर्तन होते हैं। जैसे सुशांत सिंह के पहले, मरने से पहले कोई सुशांत सिंह चौक नहीं था, लेकिन पटना में आज सुशांत सिंह चौक है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ रहते। तो सुशांत सिंह चौक नाम के साथ, मतलब किसी जगह का नाम समय के साथ परिवर्तन होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो समय के साथ साथ व्यक्तियों के खान पान, यहाँ पे नोट करिएगा कि व्यक्तियों का या स्थानों का नाम, ये नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि किसी भी जगह या स्थानों का नाम समय के साथ भौगोलिक
स्थानों या सीमाओं के साथ जीवन शैली के संदर्भ में बदलते रहते हैं, ठीक है। और नीचे नोट करिएगा, समय के साथ व्यक्तियों के खान पान वेशभूषा, ठीक है, समय के साथ व्यक्तियों के खान पान वेशभूषा पहनावा रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। कैसे, इस लाइन को मैं डिनोट कर रहा हूँ। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान वेशभूषा पहनावा रीति रिवाज सब में परिवर्तन होता है। कैसे, जैसे आज से लगभग 100 साल पहले जैसे आदि मानव रहते थे, तो आदि मानव जब रहते तो उनका खान पान क्या, आज बर्गर पिज्जा थोड़ा ना था, उनका खान पान क्या था, कच्चा मांस खाना। उनका वेशभूषा क्या था, आज हमारे पास पैंट शर्ट थोड़ा ना पहनते थे, वो कपड़ों के या पत्तों को सिलकर वो आपस में केले का पेड़ बांध के पहनते थे, ठीक है। वो रीति रिवाज थी उनके पास। देखो रीति रिवाज हमें हर काल या हर खंड में कुछ ना कुछ रीति रिवाज रहती है। जैसे अगर आप कुछ, जैसे दिवाली किस लिए मनाते हैं, जैसे आप वो खुशियों का पर्व है, तो वह आदि मानव भी किसी खुशी के लिए कुछ तो पर्व मनाते होंगे ना, या कुछ भी तो करते होंगे, हंसने के लिए कुछ तो करते होंगे, जैसे लोरी गाते होंगे, बच्चों को चिढ़ाते होंगे, कुछ भी तो करते होंगे, तो रीति रिवाज, ठीक है। तो समय के साथ वो परिवर्तन हो गया। व्यक्तियों वैसे ही आदि मानव से हम लोग मानव बने, और मानव से हम लोग का कपड़ा चेंज हो गया। आज तो केले कपड़ा कोई नहीं पहनता, आज तो कच्चा मांस कोई नहीं खाता। तो समय के साथ व्यक्तियों या हम लोग में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा कि समय के साथ व्यक्तियों खान पान वेशभूषा और पहनावा रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने ही देश में एक दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जैसे रीति रिवाज की बात करें तो जैसे हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, ठीक है, तो दूसरे गांव के या दूसरे शहर के लोग, अमेरिका के लोग छठ पर्व थोड़ा ना मनाते हैं। तो ये क्या वो हो गया, समय के साथ ये परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये जैसे दिल्ली में छठ पर्व मनाते हैं, अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो छठ पर्व कोई नहीं मनाता। तो जैसे महाराष्ट्र में जैसे नौका दौड़ या केरल में नौका दौड़ होती है, तो हमारे गाँव में कहाँ नौका दौड़ होती है। तो समय के साथ या स्थान पर सब चीज़ बदलते रहते हैं, ठीक है। तो खान पान पहनावा आदि अंतर को देखने को मिलता है समय के या स्थान के साथ साथ। स्थान मतलब यहाँ पे आप बिहार में रहते हैं, अब केरल में जाएंगे तो स्थान बदल गया कि नहीं। तो समय के साथ या स्थान से व्यक्तियों का चीज़ें या वेशभूषा बदलती रहती है। तो आप बिहार में हैं, अभी केरल में पहुँच जाएंगे तो समय के साथ और स्थान के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। आप ड्रेस पहनेंगे तो वहाँ पे जीन्स पहनेंगे, आप छठ पर्व मनाएंगे तो वहाँ पे नौका दौड़ मनाएंगे, ठीक है। ये दिल्ली है तो ये केरल है, ये बिहार है तो केरल, ठीक समय ऐसा एक प्रकार का मतलब अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो अंतर लिखा है ना, तो अंतर देखने को मिलता है समय के साथ या स्थान के साथ। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिले तो संभव है कि आप उनकी जीवन शैली में मिल जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात कही है कि अगर उनके साथ अगर रहने का मौका मिल जाए तो हो सकता है, ठीक है, संभव है, ज़रूरी नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आप उनकी जीवन शैली में बदल जाएं, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अगर मैं किसी अंग्रेज के साथ अगर 1 महीना रहूँगा तो हो सकता है मुझे 1% भी इंग्लिश का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, संभव हो सकता है। एक वर्ड भी तो सीखेंगे। तो यही कह रहा है कि परिवर्तन दिखने लगे, ठीक है। आगे के चर्चा में मोटे तौर पर 750 और 1750 ईस्वी, ठीक है, आगे के चर्चा पाठ में कहाँ से बताया गया है, 750 और 1750 की घटनाक्रम बताई गई है। 18वीं सदी के मध्य से 18वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। यह लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे 1000 साल में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं। इस आगे वाले चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, कि लगभग 1000 वर्ष में कितने सारे परिवर्तन होते हैं। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया पर्यायवाची के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे आज हम क्या करते हैं कि अपने देश के लिए किसके नाम का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान, ठीक है, नाम का प्रयोग, और भारत और इंडिया के लिए प्रयोग करते हैं। देखो पे 3 नाम दिया गया है, एक हिंदुस्तान, एक भारत और एक इंडिया। तो अपने देश के लिए हम लोग 3 नाम प्रयोग करते हैं, या मतलब हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तो आप पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द वो होता है जो किसी एक नाम का बहुत सारे नाम हो, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द हो गया, तो जैसे हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये अपने देश का पर्यायवाची हो गया। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी के तुर्क सत्ता की स्थापना के रूप में तुर्कों के चर्चा विस्तृत रूप से इकाई 3 में के बाद प्रचलित हुआ। क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि यह जो नाम है, तीनों नाम हिंदुस्तान जो है, यह किसने नाम दिया, 13वीं शताब्दी, ठीक है, 13वीं शताब्दी के तुर्क सत्ता, ठीक है, तुर्क सत्ता के बाद प्रचलित हुआ, ठीक है। जो तुर्की लोग थे उनकी मतलब सत्ता के बाद, उनकी मतलब भारत में क्या कह रहा है, 13वीं जो शताब्दी जो है तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुई। जैसे ये भारत है, ठीक है, तो भारत में
तुर्की स्थापना हुई, तुर्क की स्थापना की गई, या तुर्की लोग जब आए यहाँ पे गुलाम करने के लिए, उसके बाद यह नाम प्रयोग में आया हिंदुस्तान। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था, तो तुर्की ने, ठीक है, तुर्की द्वारा दिया गया था। 1030 ईस्वी का भारत, ये देख सकते हैं 1030 ईस्वी का भारत यहाँ पे दिया गया है चित्र, ठीक है। आपको कुछ अभी समझना नहीं है, पहले चैप्टर को समझिए आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अलावा। देखो ये सब औरंगजेब के जो अधीन थे मुगल साम्राज्य, ठीक है, इसने यहाँ तक औरंगजेब का मतलब क्या था, पूरा ही गुलाम था, सत्ता थी। फिर नेक्स्ट है समय हिंदुस्तान की भौगोलिक, ठीक है, समय के अनुसार हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित जो तुर्क सत्ता के अधीन थे, ठीक है। हिंदुस्तान जो है किसने दिया था, तुर्कियों ने दिया था। तो भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। देखो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ये जो उपमहाद्वीप, भारत उपमहाद्वीप था एक, तो ये पूरा समुद्रों के चारों ओर घिरा जाने वाला, ठीक है, समुद्रों के चारों ओर घिरने वाला को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और समुद्रों के 3 ओर घिरने वाला और एक जगह जमीनी ओर घिरने वाला क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि समय के साथ हिंदुस्तान में भौगोलिक परिवर्तन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान किसने नाम दिया था, हिंदुस्तान जो नाम दिया था तुर्कियों ने दिया था, लेकिन सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो हिंदुस्तान जो नाम दिया था तुर्की ने दिया था, ठीक है, तुर्की लोगों ने। लेकिन जो मुगल वंश के जो संस्थापक कौन थे, बाबर, यहाँ पे नोट कर लेना, जो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी में लिख सकते हैं, तो हिंदुस्तान शब्द का किसने किया था, तुर्की ने। लेकिन लगभग 3 शताब्दी में मुगल संस्थापक के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया गया, ठीक है। हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग है उस किसने किया था, संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए, तो मुगल के संस्थापक बाबर ने। हिंदुस्तान तो पहले से नाम पढ़ा ही था, लेकिन हिंदुस्तान, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात दी गई। तो हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित जो तुर्क सत्ता के अधीन थी। यहाँ पे समझ पा रहे दोस्तों, मैं भी पहली बार में समझ नहीं पाया। यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है, जो तुर्क थे ना, जो तुर्की थे, वो जहाँ तक वो रहते थे उसी को अपना हिंदुस्तान समझते थे। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा है, हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थी। जहाँ जहाँ तुर्कों का शासन था ना, जहाँ जहाँ तुर्कों का शासन था, सिर्फ हिंदुस्तान वो लोग उसे ही कहते थे, ठीक है। लेकिन लगभग 3 शताब्दी बाद, ठीक है, लगभग 3 शताब्दी बाद, यहाँ पे देखो इतना इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जहाँ पे तुर्कियों का शासन था, जैसे मान लो कि इतना बड़ा क्षेत्र है और तुर्कियों का शासन सिर्फ इतना है, तो हिंदुस्तान वो सिर्फ इसी को कहते थे, इतना जहाँ पे उनको कब्जा था। लेकिन पूरे को तो हिंदुस्तान नहीं कहते थे। तो वही कह रहा है कि जहाँ पे तुर्कों का शासन था वहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान कहते थे। लेकिन लगभग 3 शताब्दी में मुगल के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। मतलब ये पूरा जमीन, भारत की जितनी जमीन थी सभी को उसने हिंदुस्तान कहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर और वंशज औरंगजेब के समय में हुआ था, ठीक है। लेकिन यह क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार, ये सब जो सबसे बड़ा जो पार्ट है, मान लो कि ये भारत है, इसको तो हिंदुस्तान कहते थे पूरा बाबर, ठीक है। बाबर जो थे उसको पूरा हिंदुस्तान कहता था। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार जो है मुगल सत्ता का, सबसे ज़्यादा विस्तार कब हुआ था, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, ठीक है। बाबर और औरंगजेब के द्वारा सबसे ज़्यादा मुगल सत्ता बढ़ी, ठीक है। मान लो कि बाबर और औरंगजेब से पहले मुगल सत्ता इतनी थी, लेकिन जब 17वीं शताब्दी में जब ये दोनों आए, बाबर और औरंगजेब, तो पहले तो इतनी थी लेकिन इतनी और बढ़ गई। तो वही कह रहा है, इतनी ज़मीन और बढ़ गई, ठीक है। पहले इतनी थी लेकिन इतनी ज़मीन और बढ़ गई, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 17वीं शताब्दी से पहले सर्वाधिक विस्तार नहीं था, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद जब बाबर और औरंगजेब आए तो मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार हो गया। आपसे एग्जाम में पूछा डायरेक्ट बताइए कि मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार कब हुआ, तो 17वीं शताब्दी में बाबर और औरंगजेब जब आए तब हुआ था। आप नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है।
इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 13वीं शताब्दी में इतिहासकार मिहनाज ए सिराज ने किया था। ठीक है, सबसे पहले बिहार, यहाँ पे नोट करिए बिहार। ठीक है, तो बिहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? 13वीं शताब्दी में। नोट करते रहिएगा सब चीज़। तो बिहार शब्द का पहला प्रयोग 13वीं शताब्दी में कौन से इतिहासकार थे? मिनहाज ए सिराज। ठीक है, मिनहाज ए सिराज ने किया था बिहार शब्द का पहला प्रयोग 13वीं शताब्दी में। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा पे क्या है? बौद्ध। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया गया। देखो, ये बिहार है पूरा। आपको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, लेकिन इस बौद्ध, जहाँ पे बौद्ध रहते थे ना, इस पूरे बिहार में जहाँ पे बौद्ध रहते थे, बौद्ध धर्म के जो लोग रहते थे उसे कहते थे बौद्ध मठ। और इसी बौद्ध मठ को, इस भूमि को क्या नाम दिया गया था? अर्ज ए बिहार। ठीक है, अर्ज ए बिहार कहते थे। इतना बड़ा बिहार है भाई, इसी को अर्ज ए बिहार सबको नहीं कहते थे। अर्ज ए बिहार किसको कहते थे? जहाँ पे सिर्फ लोग बौद्ध रहते थे उसको कहते थे अर्ज ए बिहार। ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है। इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया गया था। और मुगल काल, ठीक है, मुगल के काल की चर्चा इस इकाई चौथे पाठ में रूप से करेंगे। और चौथे पाठ में मुगल काल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, आप इतना ही जान लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने मुगल काल के लिए सिर्फ 2 व्यक्तियों का नाम जाना था, बाबर का और औरंगजेब का। इसके काल, इन दोनों काल में ही सबसे ज़्यादा जो मुगल काल की जो राजधानी थी या क्षेत्र विस्तार था वो सबसे ज़्यादा अधिक बड़ा था। तो हम लोग 2 ही लाख जानेंगे, बाबर और औरंगजेब। अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया था। ठीक है, जो अर्ज ए बिहार था इसे प्रांत के रूप में गठित किया था अकबर ने, मतलब एक स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो यहाँ पे बौद्ध रहते थे उसे तो अर्ज ए बिहार कहते थे, लेकिन अर्ज ए बिहार को एक राज्य का दर्जा या एक प्रांत का दर्जा किसने दिया था या किस मुगलवासी ने दिया था? तो कह सकते हैं अकबर नहीं दिया था इस प्रांत का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। मतलब जो प्रांत बिहार था तो छोटी सी जैसे बिहार का एक छोटा सा भूमि जहाँ पे बौद्ध रहते थे उसे तो कहते थे प्रांत बिहार या अर्ज ए बिहार। ठीक, अर्ज ए बिहार कहते थे। लेकिन अर्ज ए बिहार सिर्फ बौद्ध मठ था, लेकिन इसे राज्य का दर्जा या प्रांत का दर्जा किसने दिया? इसे अर्ज ए बिहार को अब हम लोग एक राज्य मानेंगे, तो इसे अकबर ने दिया था। आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मानचित्र वन में 8 प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। जो मानचित्र वन ऊपर जो चला गया है उसमें 8 प्रमुख राज्य दिया गया है, उसकी एक सूची बनाना है आपको। ठीक है, उसमें कौन कौन से राज्य दिए गए, मेरे किताब में दिख नहीं रहा है, इस पीडीएफ में आप अपने किताब में देख सकते हैं क्या क्या नाम दिया है, वो बस लिख लेंगे आप। मानचित्र 2 करीब 700 साल के बाद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य को दिखाता है। इसके भी प्रमुख राज्यों सूची बनाए। चलो देख लेते हैं क्या दिया गया है, मुझे तो सब पढ़ाना है यार। मानचित्र 2 देखो, इसके उत्तरार्ध में कह रहा है, उत्तरार्ध का मतलब देखो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। उत्तरार्ध मतलब उत्तर, ये जितना भी उत्तर में दिया गया है चीज़, ये सब कहाँ? औरंगजेब का शासन था। तो मैंने बताया था कि बाबर और औरंगजेब के कारण ही इसको ज़्यादा जमीन कब्जा कर पाए। तो चलो दोनों मानचित्रों का अवलोकन करने पर आप क्या अंतर पाते हैं चर्चा करें। ठीक है, तो चर्चा वर्चा बाद में करिएगा, पहले समझिए। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। मध्ययुगीन भारत, ठीक है, मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। देखो, मध्ययुगीन मतलब मध्य वाला भाग, जैसे ये अपना भारत है। मैंने जो मानचित्र दिखाया था अभी, उसके बीच वाला जो भाग है वो क्या कहते हैं? मध्य वाला भाग, मध्य भारत। तो मध्य भारत जो था, देखो यहाँ पे मध्य भारत का जो जीवन था, मध्य भारत के लोगों का जीवन क्या था? कृषि पर आधारित था। ठीक है, कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ छोटे छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों का संकेत मिलते हैं। ठीक है, इनसे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी के परिवर्तन के फलस्वरूप नगरों का विकास और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। अब सोचो, यहाँ पे एक छोटी सी बात गौर करने वाली है कि मध्य भारत में जो जीवन कैसा था वो कृषि पर आधारित था, मतलब आर्थिक जीवन था वो कृषि पर आधारित था, लेकिन इसके साथ साथ वह शहरी जीवन और व्यापार भी करते थे। ठीक है, रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी, मतलब वो व्यापार करते थे भाई। धीरे धीरे बढ़ने लगी मतलब क्या है कि आप अमीर धीरे धीरे होने लगे, इसका मतलब आप व्यापार करते हैं तभी तो अमीर होते हैं। तो यही कह रहा है कि व्यापार और शहरी जीवन, वह व्यापार करते थे और उनको शहरी जीवन में जीते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका थी, मतलब व्यापार और शहरी जीवन में उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है,
उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकों के परिवर्तन के फलस्वरूप नगरों के विकास और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रही थी। आइए हम विभिन्न क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन पर एक नज़र डालें। तो जितने भी प्रौद्योगिकी अभी पढ़ने वाले हैं वो सब कहाँ कर रहे थे, वो मध्य भारत के लोग कर रहे थे। ठीक है, मध्य भारत में आपको जो मानचित्र 2 में दिखाया था, जो बीच वाला भारत है उसे मध्य भारत कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेतों की कोड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था, बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। तो ये देखो, पहले किसके लिए कोड़ाई या कुदाल। पहले कुदाल मतलब, जैसे कुदाल का मतलब क्या, ये एक नुकीला चीज़ होता है, ये लोहा दोनों तरफ से नुकीला रहता है, बीच में से ये एक लकड़ी लगा रहता है, इसे कुदाल कहते हैं। तो पहले के लोग इससे खेती या ज़मीन खोदते थे, लेकिन बाद में वह इससे क्या इस्तेमाल करने लगे, फावड़ा का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, कुदाल या फावड़ा कैसे होता है, ऐसा होता है, बीच में से एक लठ निकला रहता है यहाँ से, जैसे फावड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे मतलब ये विज्ञान में परिवर्तन हुआ कि नहीं, मतलब यह उनके औजार में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि क्वेश्चन के बताइए कि भारत में मध्य भारत के लोग विज्ञान का प्रयोग कर रहे थे कि नहीं। तो कर रहे थे भाई, वो पहले हल का प्रयोग करते थे, अब उसके बाद फावड़ा का प्रयोग करने लगे। ठीक है, वह कोड़ाई के लिए कुदाल के लिए फावड़ा का प्रयोग करने लगे, तो जरूर कर रहे थे। अगर नहीं करते तो कैसे हो, फावड़ा कुदाल कैसे आता है, इसका मतलब वह विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। आज सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है बताइए। तो आप सिंचाई अपने खेतों में पानी पटाने के लिए या पानी पटाने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप लिख ही लेंगे ना भाई। बिजली का इस्तेमाल होता है उसमें, फिर पंप चाहिए, पाइप चाहिए, ठीक है, फिर डीजल चाहिए, तेल चाहिए, सब चीज़ चाहिए ना, ये सब लिख लीजिएगा। देखो फिर क्या दिया है, खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने में कई साधन थे। ठीक है, खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। अब भाई जल प्राप्त करने के लिए कौन कौन साधन थे, तो पढ़ लेते हैं। वर्षा के जल को भी तालाबों और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। तो पॉइंट नंबर 1 कि आप लिख लीजिएगा कि पुराने समय में या मध्य भारत के लोग पुराने समय में, ठीक है, 17वीं या 18वीं शताब्दी में यहाँ पे जो दे रखा है कि वो खेती के लिए क्या करते थे, वो वर्षा के लिए, सिंचाई के लिए वो तालाबों और कुंडों में पानी इकट्ठा कर लेते थे, वर्षा जल। ठीक है, और कुओं की सिंचाई होती थी, कुओं से भी सिंचाई होती थी, और कुएं को पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीकी यंत्र प्रचलित थे। देखो मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया था जो कि साइंस के में प्रयोग करते थे, वो पहले तो कुदाल से फावड़ा का प्रयोग करने लगे थे, और फिर दूसरा क्या था, कुआं से पानी निकालने के लिए रहट का प्रयोग करने लगे थे, रहट का। ठीक है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में ये कुआं है, और कुआं से पानी निकालने के लिए हाथ से नहीं, मशीन मतलब रहट का प्रयोग करते थे, जिसमें एक बैलगाड़ी होती थी, वो घुमाते थे जिससे पानी निकलता था। तो कुओं की से सिंचाई होती थी, और कुआं से पानी को बाहर निकालने के लिए तकनीकी यंत्र जो था वो रहट था। ठीक है, पानी को बाहर निकालने के लिए अर्घट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता था, बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। तो कुआं से पानी निकालने के लिए घंटी यंत्र या रहट का इस्तेमाल होने लगा। इसका मतलब क्या था, वह विज्ञान से परिचित थे, वह विज्ञान का उपयोग धीरे धीरे करना सीख रहे थे। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट में जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकालकर संभव बनाती थी। वही दांतेदार पहिए पशु शक्ति के उपयोग और कमजोर, ठीक है, तो मैंने 2 यंत्र बता दिए, एक तो हल बताया था, एक फावड़ा बताया था, एक तो रहट बता दिया। ठीक है, रहट भी पानी जमीन खोदने के लिए, और जो रहट था वो पानी निकालने के लिए। और जो नेक्स्ट है, जो पानी को गहराई से निकाल पाता था, वही दांतेदार पहिए एवं पशु शक्ति के उपयोग को जंजीर की गति से ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते थे। आज भी कई गाँवों में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का उपयोग आसानी से दिख सकते हैं। तो 2 चीज़ आप मुख्य याद रखिए, कौन कौन से यंत्र का प्रयोग करते थे। जैसे ये क्या है, धुनिया का प्रयोग करते थे, किस लिए, जैसे रुई वगैरह के लिए धुनने के लिए धुनिया का प्रयोग करते हैं। पे देख सकते हैं धुनिया। प्राचीन समय में धुनिया किस लिए प्रयोग होता है, वस्त्रों के लिए। ठीक है, तो देखो हल के लिए ज़मीन के लिए, रहट पानी के लिए, धुनिया वस्त्र के लिए। तो 3 चीज़ का प्रयोग तो पहले भाई मध्य भारत के लोग करते थे। ठीक है, तो ये इसमें कोई जायज़ ही बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ का चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्राचीन भारत में, मतलब प्राचीन पुराने भारत में वस्त्र उद्योग के लिए धागे की कताई या धागों काटने के लिए केवल हाथ का प्रयोग होता था, या तकली का प्रयोग होता था। ठीक है,
तकली कुछ वो वर्ड कुछ वो है मतलब उपकरण है तकली। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। दुनिया की कमान धुनकी भी संभव इस भारत में आई। भाई धागों की काटने के लिए या धागों की कताई करने के लिए पहले तकली का प्रयोग होता था, हाथ का प्रयोग होता था, ठीक है। लेकिन 13वीं शताब्दी की भारत पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब प्राचीन भारत, तो 13वीं शताब्दी, ठीक है, ये प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। 13वीं शताब्दी के लगभग क्या क्या आ गई थी भाई, वह वस्त्रों के लिए चरखे आ गए थे, या दुनिया की कमान धुनकी आ गई थी। इसी समय भारत में आ पाई, ठीक है, 13वीं शताब्दी में, लगभग 13वीं शताब्दी में यह आ पाई। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, ज़मीन के लिए क्या करते थे भाई, ज़मीन खोदने के लिए हल, और पानी के लिए रहट, तो ठीक है, और वस्त्र के लिए क्या कहते हैं, तकिया, या जब 13वीं शताब्दी में चरखा या धुनकी। तो ये 3 चीज़ नोट कर लीजिएगा अपने, कि 13वीं शताब्दी में भारत के लोग विज्ञान का प्रयोग कैसे करते थे। तो यहाँ पे उपकरण लिख लीजिएगा, और यहाँ पे उपकरण के कार्य, जैसे रहट किसके लिए, पानी के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, हल खेत जोतने के लिए, दुनिया या ठीक है, कमान किसके लिए, वस्त्र के लिए, ठीक है, या कपड़ा बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वही चरखे से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। चरखा किस लिए, सूत काटने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे चरखे और धुनगी का प्रसार होते गया, सूती कपड़ों की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हो गई। और इनका प्रभाव क्या पड़ा, जो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते थे, उनका प्रभाव क्या पड़ा, लोगों के जीवन में आर्थिक सुधार हुआ, ठीक है, लोगों के जीवन में सुधार आया, लोगों के पास समय बचने लगा, ठीक है। और जो भी काम करते थे उसकी गुणवत्ता अच्छी होने लगी। भाई पहले खराब कपड़े बनते थे या खराब धागा कट जाता था, लेकिन चरखे से वो ज़्यादा बना पाते थे और अच्छा बना पाते थे। तो गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हुई। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी हो, उत्पादन मतलब और अधिक बढ़ गई। जहाँ पे पहले एक व्यक्ति एक ही कर पाता था, वही मशीन अब 5-10 करने लगा था, ठीक है, 5-10 तकिए या कपड़े बनाने लगता था, जहाँ पे पहले व्यक्ति एक ही कर पाता था। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा है कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश में लोग ताड़ के पत्तों का अधिकतर उपयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि लेखन के लिए ताड़ का पत्ता, लेखन के लिए ताड़ के पत्ता, चरखा किस लिए, तो चरखा धागा या सूत काटने के लिए, हल खेत जोतने के लिए, या रहट पानी निकालने के लिए। ये सब लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट बना लीजिएगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राचीन भारत में लोग क्या क्या करते थे। तो मध्य भारत में तुर्कों के आगमन के लिए कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। सबसे पहले कागज 100वीं शताब्दी में आसपास में ठीक हो गया, ठीक है। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इससे ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है। इसका वैसे लेखन के लिए जो ताड़ पत्र का उपयोग किया था, इससे क्या हुआ, ज्ञान और शिक्षा में काफ़ी बढ़ोतरी मिली, ठीक है, भारत में। व्यापारिक लेन देन में भी काफ़ी सुविधा मिली। व्यापारिक लेन देन में मतलब लेखा जोखा लिखने के लिए, कुछ भी कि कितना सामान लाया, कितना सामान ले गया, ठीक है। उस काल की रचनाएं बहुत ही आज भी पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित रखी हैं। तो जो ताड़ के पत्र पे जो लिखा रहता था, उससे क्या कहते हैं, आज हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। वह भी आज अवशेष हम लोग साइंस म्यूजियम वगैरह में हम लोग देख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि। आप याद रखिए, पांडुलिपि कैसे कहते हैं, ताड़ के पत्रों में कुछ भी लिखा जाता है उसे कहते हैं पांडुलिपि। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा का यंत्र प्रयोग होने लगा। तो ये सब 13वीं शताब्दी में जो भारत के लोग, जो 13वीं शताब्दी में जो भारत में जो लोग रहते थे, या कोई भी हो, किसी का भी शासन हो, वो सब किस किस चीज़ का उपयोग करते थे, ये बताया गया है, ठीक है। मैंने बहुत सारे संसाधन बता दिए कि किस चीज़ का उपयोग करते थे, और फिर से बता रहा हूँ एक नया चीज़। वो कहीं जाते थे, जहाज़ों का प्रयोग चुंबकीय या कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चुंबकीय, कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र, 2 नाम है इसके लिए। दिशा के लिए देखो, अब चरखा लिखा, चरखा सूत काटने के लिए, अब उसे नीचे लिख लो। दिशा के लिए क्या करते थे, कहीं जाने आने के लिए दिशा सूचक यंत्र या दिशा सूचक चुंबकीय कुतुबनुमा का उपयोग करते थे। तो ये सब बहुत सारे मैंने आपको उपकरण बता दिए। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा। देखो, और जब ताड़ की लिपि है या पांडुलिपि है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा कि मतलब भारत में क्या हुआ कि भारत में शिक्षा का व्यापार अच्छा चलने लगा, ऐसे या लेखा जोखा में लोग रुचि लेने लगे।
उसी प्रकार जब कुतुबनुमा आया तो उसका समुद्री व्यापार में अत्यधिक उपयोग होने लगा, ठीक है। उसका प्रभाव क्या पड़ा, सीधा समुद्री प्रभाव पर, समुद्री जितना लेन देन लगा उस पर सीधा व्यापार हो गया, ठीक है, उसमें सुविधा हो गई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था सूचक उपयोग का यंत्र, ठीक है, सूचक उपकरणों का उपकरण। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने इकाई, इसके बारे में 3 में पढ़ेंगे। फिरोज शाह ने दिल्ली के एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियाँ और एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी बनवाई थी, जिससे समय की वह सूचना दी जा सके। तो दूसरा जो प्रमुख आविष्कार क्या है, समय सूचक उपकरण, ठीक है। हमने दिशा सूचक यंत्र पढ़ लिया था, 13वीं शताब्दी में लोग इसका प्रयोग करते थे, लेकिन 13वीं शताब्दी के लोग समय के साथ समय को जानते भी थे कि भाई टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। जो अब हम लोग जान रहे हैं कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, इस समय 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो उस समय लोग समय को ज्ञात करने के पास उनके पास उपकरण था, मतलब वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी आगे निकल गए थे विज्ञान के क्षेत्रों में, ठीक है। उनके पास समय मापने का एक यंत्र भी था और दिशा मापने का भी यंत्र था, जिसे हम लोग दिशा सूचक यंत्र और समय मापने के लिए समय सूचक उपकरण कहते हैं। तो सुल्तान फिरोज शाह ने, ठीक है, 14वीं शताब्दी में, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने दिल्ली के एक मीनार पर, दिल्ली के में कोई भवन होगा, उस मीनार पर नक्षत्र घड़ियाँ लगवाई। कौन कौन सी घड़ी थी उस समय, धूप घड़ी थी, जल घड़ी लगवाई, ठीक है। 2 घड़ी थी प्रचलित थी उस समय 14वीं शताब्दी में, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी, तो ये नोट कर ले सकते हैं, जिससे समय सही सूचना मिल जाती, जिससे सही समय की सूचना मिलती थी। युद्ध के क्षेत्र में घुमक्कड़ सैनिकों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए। देखो कि हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ आविष्कार होता था 13वीं से 14वीं शताब्दी में, ठीक है, ये नोट करते रहिएगा, ठीक है। हर क्षेत्र के लिए, कपड़ा के लिए, जमीन खोदने के लिए, पानी के लिए, दिशा के लिए, समय के लिए, ठीक है, कपड़ा सूत काटने के लिए, हर चीज़ का मतलब जो 13वीं शताब्दी के लोग थे वो विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे, उनको मतलब बहुत सारे उपकरण बना लिए थे उन्होंने। अब देखो एक और उपकरण यहाँ पे मिल रहा है युद्ध के क्षेत्र में। भाई वो क्या करते थे, भाई युद्ध के क्षेत्र में अगर कहीं जो युद्ध लड़ते थे तो उनके क्षेत्र में या उस समय उनके पास कौन से उपकरण थे, तो ये बताए गए, ठीक है। सैनिकों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण उपकरण उन्होंने आविष्कार किए। कौन कौन से आविष्कार था, लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जम कर बैठने की सुविधा प्राप्त हुई, ठीक है। रकाब किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर रकाब लिखा है, देखो रकाब मैं बना रहा हूँ, ये है अपन का मेरा घोड़ा, ये इसकी घोड़े की पूँछ है, ये इसके 4 पैर हैं, ये घोड़े का मुंह है, ठीक है, ये भी घोड़े का आँख है। तो घोड़ा पे बैठ के देखो घोड़ा पे अगर ऐसे ही बैठोगे तो दर्द को आपका मतलब चुभने लगेगा, लेकिन रकाब किसे कहते हैं, देखो घोड़ा पे एक लोहे की बेल्ट बांध दी है हम लोग, ऐसे इस पे बैठेंगे, इस पे गद्दी लगा देंगे। आपने हाथी वगैरह में देखा होगा कि रकाब रखा रहता है, ठीक है, या कपड़ा बांध लेते हैं, ऐसा ऊंचा ऊंचा रहता है, तो घोड़ा पे रख के इसे बैठ गए, तो जिससे सैनिकों को सुविधा होती थी, उनको युद्ध करने में मतलब दिक्कत नहीं होती थी, गड़ता नहीं था। तो 2 महत्वपूर्ण, पहला क्या, लोहे की रकाब, ठीक है। तो लोहे की रकाब मतलब समझ लो कि जैसे आज हम लोग पीढ़ा उपयोग करते हैं, उसी को उलट दो तो पीढ़ा ऐसे हो जाएगा। देखो सिंपल सा, जैसे आज हम लोग घर में जो पीढ़ा यूज करते हैं ऐसे होता है ना, जो हम लोग घर में पीढ़ा यूज करते हैं ऐसा रहता है कुछ, उसी को अगर उलट दें तो रकाब बन जाएगा, ठीक है। इसी घोड़े पे हम लोग बांध देते हैं, इसी पे लोग बैठ जाता है, जिससे दिक्कत नहीं होता है, जिससे सैनिकों को घोड़े पर बैठने में, जम कर बैठने में सुविधा होती थी। इसका उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो जाता था, मतलब आपको अच्छा से आप बैठ सकते हो तो आप अच्छा से युद्ध भी कर सकते हो। तो पहला आविष्कार ये था सैनिकों के लिए, ठीक है। आप लिख लीजिएगा कि युद्ध के क्षेत्र में पहला जो यंत्र था वो कौन था, रकाब। अब रकाब का उपयोग लिख लीजिएगा, रकाब का उपयोग क्या था कि घोड़े पर सही से बैठने के लिए। दूसरा आविष्कार था लोहे की नाल, जो घोड़ों के खुद में लगाई जाती थी, ठीक है, घोड़े के खुर में। अब देखो नाल, जो दूसरा आविष्कार था नाल था, ठीक है। नाल कुछ ऐसा रहता है नाल, जो घोड़े के पैर में लगाई थी, जिससे घोड़ा को दर्द नहीं होता है और अधिक तेज दौड़ सकता है, वो अधिक तेज भाग सकता है। लोहे की नाल, ठीक है, दूसरा आविष्कार था लोहे की नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती है। नाल के 2 लाभ थे, पहला नाल, अब यहाँ पे लिख लिएगा नाल के लाभ। पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े के पैर को अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी, ठीक है। इससे क्या होता था, जो घोड़े के पैर थे उससे जमीन पर अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी। और दूसरे, खुरदरे कठोर धरातल पर खुद सुरक्षित रहते थे। उसके अगर मान लो कि पैर में ही चोट लग जाए तो तुम्हें युद्ध में क्या वो भागेगा, वो तो युद्ध में गिर जाएगा, और अगर घोड़ा गिर गया तो आप भाग नहीं पाएंगे। तो इसलिए घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती थी कि वो युद्ध में बहुत अधिक तेज भाग सके, उनके पैर में कुछ जोखिम ना, उनका पैर नीचे से ना कटे, ठीक है।
तो दूसरा खुरदरे कठोर जमीन पर वो खुद सुरक्षित रहे घोड़े, ठीक है, जिससे सैनिक सुरक्षित रहे। तो भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ था, ठीक है, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए। तो इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन कब हुआ था? 9वीं शताब्दी के बाद। लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी में इसका बहुत ही उपयोग करने लगा, 9वीं शताब्दी, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी में इसका उपयोग किया गया, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों का आगमन के बाद ही संभव हुआ। तुर्क कब आए? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच आए, मैंने आपको बताया। तो इसका व्यापक उपयोग, सबसे ज़्यादा प्रयोग तुर्की के आने के बाद ही इसका संभव हो पाया। इन दोनों युद्ध के जो 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 दो आविष्कार थे, घोड़े की नाल और एक रकाब। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही मैंने डिटेल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, देखो आधा घंटा टाइम हो भी गया, कोई बात नहीं, आपको समझाना है चीज़ें, वैसे ही भाग थोड़ा ना जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड को ये वीडियो भेज दीजिएगा जो क्लास 7th में होगा, 8th में होगा, जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, जो NCERT पढ़ना चाहता है एकदम डिटेल से। नई प्रौद्योगिकी में विचारधारा लाने में भारत से आए लोगों का भी बड़ा योगदान है। नई प्रौद्योगिकी विचारधारा लाने में भारत से बाहर के आए लोगों का भी बड़ा योगदान है। अब ये मत सोचो कि अंग्रेज आए थे तो वो सिर्फ खराबी करके गए, अगर वो नहीं आते तो बेटा ये सब जितने भी आविष्कार हुए थे वो कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों को मतलब मिलना से क्या होता है कि वो अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे, ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। आपको पता होगा, जैसे अब ये मत समझिए कि भारत के लोग सिर्फ क्या होते थे, भारत में ही सिर्फ दूसरे लोग आते थे, भारत के लोग भी दूसरे देशों में जाते थे व्यापार करने। तो यहीं पे ये लिखा है, ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत भी आते थे। ऐसा ही एक व्यापारियों का समूह अरब प्रायद्वीप में भारत के पश्चिमी तट होकर भारत आया, ठीक है। ऐसा ही एक व्यापारी, इसी व्यापारी ने दुनिया में, भारत में धमाल मचा दिया, ठीक है। अरब का व्यापारी था। अरब, देखो अरब देश कहाँ है? तो सबसे पहले अरब प्रायद्वीप कहाँ पे है? देखो ये है भारत, भारत के बगल में पाकिस्तान, और ये है अरब, ये है अरब सागर, और अरब, ये बीच में अरब सागर है। इधर क्या है? हिंद महासागर है। इधर क्या है? नीचे प्रशांत महासागर। ये है भारत। भारत के नीचे छोटा सा क्या है? श्रीलंका। अभी जाके गूगल पे एक भारत का चित्र देख लेना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है अपना छोटा सा प्यारा भारत, ठीक है। इधर नीचे क्या है? श्रीलंका। इधर क्या है? पाकिस्तान। और इधर क्या है? अरब की खाड़ी, अरब सागर। इधर क्या है? हिंद महासागर। ऊपर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर प्यारा सा बसा है अरब देश। इधर ही तो है दुबई वगैरह, ठीक है, इधर ही है अरब। तो अरब के व्यापारी भारत आए, कहाँ पे? पश्चिमी तट पे। मैंने आपको पश्चिमी तट बताया, आपको पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, पश्चिमी तट यहाँ है। पूर्वी तट मतलब जिस, अगर पूरब की तरफ है तो पूर्वी तट, अब पश्चिमी की तट है तो पश्चिमी तट, ठीक है। धीरे धीरे इन कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया, मतलब जो अरब से व्यापारी आए थे वो भारत में रहना प्रारंभ किया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी के सिंध पर अपना शासन भी स्थापित किया। सिंध, अरब के व्यापारी आए तो भारत, देखो पाकिस्तान के बगल जो है, पाकिस्तान के जो बगल वाली जो ज़मीन है वो सिंध कहलाती है, ठीक है, सिंध। मैं आपको यहाँ पे ग्राफ अगर दिया रहेगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। 18वीं शताब्दी में लोग अपना सिंध पर अपना शासन स्थापित किया, और इन्हीं अरबों के साथ साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। देखो भारत में जैसे मुस्लिम संप्रदाय आया कैसे, तो अरब के जो व्यापारी थे वो क्या थे? मुस्लिम थे, और भारत में जैसे आए वो सब रहने लगे कहाँ पे? सिंध में। और जैसे जैसे यहाँ पर रहने लगे, यहीं पे वो सोचे कि अब यहीं रह जाए, तो यहीं रहने के कारण वो सब मुस्लिम थे और मुस्लिम बच्चों को पैदा किए, और वही इस्लाम कहलाए, ठीक है। तो एक नए धर्म की शुरुआत हुई, इस्लाम का आगमन। इस्लाम धर्म के लोग ये मानते थे कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। इस्लाम धर्म किसको मानते थे? अल्लाह को मानते थे। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर, यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाए जाते थे। इस्लाम धर्म के जो अनुयायी मतलब क्या है? उस धर्म को मानने वाले मुसलमान कहलाते थे, ठीक है। इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। जो मुसलमान है, जैसे हिंदू का क्या प्रदर्शक है? रामायण या महाभारत, ठीक है। उसी प्रकार जो हिंदुस्तान या मुसलमान जो है वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ या पथ प्रदर्शक मानते थे, ठीक है। यहाँ पे हिंदू का जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि उस समय हिंदू बहुत ही कष्ट में था, लेकिन हिंदू का जिक्र करना चाहिए हमारे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। जो हिंदू का जो अपना जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? महाभारत और रामायण, ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो दे रखा है,
अरब लोग अपने साथ साथ यहाँ के रीति रिवाज, पहनावा, पकवान लेकर लेकर भी आए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जा रहे हैं। तो मैंने आपको सब पहले ही बताया चैप्टर के पहले पेज पे ही कि व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके धर्म, पहनावा, रंग, भेदभाव सब में परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार जब अरब के लोग, ये अरब है, यहाँ पे भारत है, तो अरब के लोग जब भारत में आए रहने के लिए, कहाँ पे, सिंध, सिंध कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है, आज सिंध जो है पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान, जब सिंध में, उससे पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं था, सिंध पूरा भारत था। जब सिंध में जब रहने आए तो अपने साथ क्या क्या लेके आए, वो तो पहले मुसलमान थे, पहले धर्म लेके आए, वो कुरान शरीफ मानते तो दूसरा धर्म ग्रंथ लेके आए। फिर तीसरा क्या था, पहनावा, पकवान, मतलब खान पीन, बातचीत, बोली, रीति रिवाज, ठीक है, वो सब लेके आए। तो देखो कितना सारा चीज़ लेके आए, इससे परिवर्तन हुआ, ठीक है। प्रमुख पकवानों का नाम क्या है, पुआ आओ, बिरयानी, कोरमा, पिस्ता आदि, ठीक है, बिरनी आदि। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुग़ल भारत लेके आए। तो ये नाम याद कर लीजिएगा कि जो इस्लाम जो लेके आए, पुलवाओ, बिरयानी, कोरमा, बिरनी आदि प्रमुख थे। मध्यकाल में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम आज भी खाते हैं, तो जैसे बिरनी खाते हैं हम लोग, पुलाव खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो ये सब मध्यकाल का भारत है। उस दौर में आम लोग क्या पहनते थे, तो उस दौर में आम लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में, सीमावर्ती मतलब क्या है देखो, और तटीय क्षेत्र, तटीय जैसे ये है भारत, देखो नदी है, नदी के आसपास जो जमीन होता है उसे क्या कहते हैं, तट कहते हैं। और तट को हम लोग तटीय कहते हैं। तटीय क्षेत्र मतलब नदी के आसपास वाली जमीन, नदी के आसपास बसने वाले शहर को कहते हैं तटीय शहर या तटीय क्षेत्र, ठीक है। सीमावर्ती, सीमावर्ती जैसे मान लो कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, तो सीमावर्ती क्षेत्र मतलब जहाँ पे दोनों का जमीन सटा उसे कहते हैं सीमावर्ती, ठीक है। ये एक है, ये बी है, इसको कहते हैं तटीय नहीं है, ठीक है, तटीय नहीं है, सीमावर्ती है, जहाँ पे दोनों की ज़मीन मिल रही हो आपस में। लेकिन तटीय किसे कहते हैं, ये भारत है जहाँ पे कोई नदी बहती ही होगी, नदी या कुछ भी बहता होगा पानी, और उस पानी वाले जो बगल वाले ज़मीन होगा उसे कहते हैं तटीय, ठीक है। पानी के बगल वाले ज़मीन को कहते हैं तटीय। तो तटीय क्षेत्रों के पास सीमित रहा। इन संपर्क से ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। अब देखो जो अरब के लोग थे तो यहाँ रहते थे और भारत के लोग यहाँ रहते थे, तो ज्ञान विज्ञान को जो इतना सारा मैंने उपकरण बताया था वो कैसे सिर्फ ये जरूरी है कि भारत में ही उत्पन्न हुआ होगा, नहीं, वह तटीय क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण लोग यहाँ पे आ जा सके। मतलब क्या था, आने जाने का मार्ग जो था वो सरल था। आने जाने का मार्ग यदि नहीं होता तो व्यक्ति कैसे आते, और यहाँ पे इतना सारा उपकरण, सूत काटने की मशीन, रहट वगैरह ये सब कैसे लाते हैं, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ये सब क्या होगा, नए नए विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान और वैचारिक स्तर पर संपर्क के नए नए आदान प्रदान हुआ, ठीक है। तो आप पूछ सकता है कि आप, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई ज्ञान विज्ञान सब क्षेत्र जितने भी वो उपकरण बने वो ठीक है, लेकिन वो कैसे हुआ, तटीय क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ही, जिससे अलग अलग लोग सीधा भारत में आ पाए, ठीक है। उनके लिए रास्ता सुगम था, सरल था। अगर वो सब सरल रास्ता नहीं होता वो तो नहीं आ पाते। तो कालांतर में तुर्क, अफगानी, ईरानी और मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया। तो सबसे पहले कालांतर में तुर्की आए, अफगानी आए, ईरानी आए, मुगल आए, तो ठीक है। तो मैंने तुर्की के बारे में बताया, अफगानी के बारे में नहीं बताया हूँ, ईरानी और मुगल के बारे में बता दिया मैंने, छोटा छोटा पॉइंट। मुगल में भी थोड़ा पढ़ा है हमने, बाबर और औरंगजेब पढ़ा है, ठीक है। तुर्क में भी हल्का सा पढ़ा है, इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया, ठीक है। तो ये सब पढ़ा है, भी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। इस देश में प्रवेश किया मतलब भारत में प्रवेश किया किसने, कालांतर में तुर्क आया, अफगानी आया, ईरानी आया, मुगल आए। तो इन सब ने कब आया भारत में, और भारत में स्थायी राज्यों की स्थापना की। इन सब ने आके मिल के भारत एक मतलब जो राज्य था, भारत एक देश था, वह आके यहाँ पे स्थायी रूप से रहने लगे और राज्य घोषित कर दिया। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दुष्प्रभाव पड़े। देखो इस सब के आने से क्या क्या प्रभाव पड़े, पहले ये इंपॉर्टेंट है। ये सब जब आए, मान लो कि ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आप उसका स्वागत तो करते ही हैं, और अगर मान लो कि मिठाई लेके जाता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है।
तो ये सब भी अपने साथ कुछ कुछ लेके आए थे। मैं आपको बताया कि पहले पकवान लेके आए थे, भाषा लेके आए थे, धर्म लेके आए थे, नई नई विज्ञान के क्षेत्र में उपकरण लेके आए थे, ठीक है। मैंने उनको जो आपको उपकरण बता दिया। तो ये सब आए तो सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन में उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक में, धर्म वगैरह, बौद्धिक जीवन में ये सब प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कारण हो सकता है कि भारत अतीत से ही संसार के लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट कंप्लीट जब हो जाएगा चैप्टर तो आप इसको नोट करिएगा, ठीक है, आप लिखिएगा। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव रहा है। इसका मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आकर्षण का केंद्र क्यों रहा। सबसे तटवर्ती और सीमा क्षेत्र से नज़दीक होने के कारण। मान लो कि दुकान, भाई आपका मान लो कि ये घर है आपका, दुकान अगर यहाँ पे है और एक दुकान यहाँ पे, तो किस में जाना चाहेंगे? इसमें जाना चाहेंगे कि इसमें जाना चाहेंगे? तो भाई सिंपल सी बात है कि लोग इसमें ही जाएंगे। पहले चलो इस दुकान में चलते, इस दुकान में कौन जाए 2 किलोमीटर दूर। तो यही है कि अरब के लोग यहाँ रहते थे, भारत यहाँ रहता था। अब दूसरा देश यहाँ पे है तो पहले भारत के लोग तो यहीं जाएंगे ना, अरब के लोग। तो सबसे पहला है सीमावर्ती और तटीय क्षेत्र नज़दीक होने के कारण भारत का आकर्षण का केंद्र रहा है। तो ये पॉइंट पहला पॉइंट हो गया। बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में और ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावी हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुनी सांस्कृतिक कहते हैं, ठीक है। मतलब वो जब आए तो बहुत सारा उनसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, ठीक है, बौद्धिक, उसका प्रभाव पड़ा। रहन सहन पे भी प्रभाव पड़ा, पोशाक पे भी प्रभाव पड़ा, वो सब रहते थे, पोशाक, रीति रिवाज पे भी प्रभाव पड़ा, खान पान पर भी प्रभाव पड़ा, वो सब क्या क्या खाते थे, ठीक है, हम लोग क्या क्या खाते थे। उनमें एक मिली जुली का परंपरा का विकास हुआ। देखो यहाँ पे तो यही बता रहा है मैंने, चैप्टर का जो नाम ही है कि जो पाटलिपुत्र का नाम पटना का नाम जो था पाटलिपुत्रा था। तो लोग जब आए तो नाम बदल दिया उन्होंने, सिंपल सा बात है। लेकिन बहुत सारे इसके पॉइंट भी हो सकते हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि समय के साथ नाम का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे उस समय हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तुर्कियों ने। तो वो समय के साथ जब वो आए भारत में तो उन्होंने इस छोटे से क्षेत्रों को कहा था वो हिंदुस्तान कहा था। लेकिन जब बाबर आए तो पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान कहने लगा। तो समय के साथ उसका और स्थान बढ़ गया। पहले इसी को हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन जब बाबर आए तो पूरा को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, ठीक है। तो इस मिली जुली परंपरा का विकास इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे चीज़, रीति रिवाज आपस में मिल जाए तो उसे कहते हैं गंगा जमुनी सांस्कृतिक। इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे की इकाइयों में या आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं, क्या आपको अपने गांव में गंगा जमुनी संस्कृति का झलक देखने को मिलती है? गंगा झलक, ठीक है, गंगा जमुनी संस्कृति झलक। मैं इसको अब फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो, इनसे हमारी भाषा, ठीक है, भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। देखो, गंगा जमुनी संस्कृति तो बहुत अच्छा नाम दिया गया है यहाँ पे। इसे कहते हैं विविधता। मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपसे याद करो एक बार, विविधता क्या होता है। विविधता मतलब जैसे मैं दिल्ली का लड़का हूँ, जैसे मैं दिल्ली का कोई लड़का हूँ, एक बिहार का लड़का है, तो दिल्ली का लड़का खाना खाता होगा, बिहार का भी लड़का खाना खाता होगा। दिल्ली का लड़का टी शर्ट पहनता होगा, ये हो सकता है कि शर्ट पहनता होगा, ठीक है। ये लोअर पहनता होगा तो ये जीन्स पहनता होगा। ये बाल ऐसे कटवाता है तो ये बाल ऐसे कटवाता है, ठीक है। ये ब्रश करता है तो ये दातून करता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ कुछ जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये भी दिवाली मनाता होगा, ये भी दिवाली मनाता होगा, ये भी छठी स्कूल में पढ़ता है, ये भी छठी स्कूल में पढ़ता है, ये भी नहाता है भाई, ये भी नहाता है। तो इनमें क्या है, कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो क्या कहते हैं, एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। ये सब दोनों दोस्त बन गए। ये ब्रश करता था तो ये दातुन करता था। जब ये दोनों मिले तो इसने इसको दातुन करना सिखा दिया, इसने इसको ब्रश करना सिखा दिया, ठीक है। इसने इसको जीन्स पहनना सिखा दिया और इसने इसको लोअर पहनना सिखा दिया। तो मैं सिंपल सा अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये दोनों का जब विकास हुआ, ये दोनों का जब आपस में जब मिले, दोनों का विकास हुआ, ठीक है। जो ये नहीं जानता था उसने इसको बताया, जो ये नहीं जानता था उसने इसको बताया, तो दोनों का इससे विकास हुआ। इसे क्या कहते हैं, गंगा जमुनी सांस्कृतिक, ठीक है। गंगा जमुनी संस्कृति, जब दो लोग या दो व्यक्ति आपस में जब मिले, उससे बहुत सारे परिवर्तन हो, उसमें एक विचार उत्पन्न हो, मिली जुली का परंपरा विकास
हो उसे कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति। गंगा जमुनी आपस में मिल गई, ठीक है, दो नदियों का पानी यहाँ पे आपस में मिल गया, उसे कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति। ठीक है, आपके गांव में नहीं मिलता कि जैसे आपके गांव में कोई बाहर का लड़का आ गया शहर से या कोई दूसरे देश से, तो आपका ही लैंग्वेज बोलने लगता है, तो उसे गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, विविधता कहते हैं। ठीक है, तो आप गंगा जमुनी संस्कृति याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमानी नंदी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिहदा सिंधी से एक अरबी गीत का उदाहरण दिया गया है जिसमें वो भारत के दिल खोलकर प्रशंसा करता है। देखो यहाँ पे एक गंगा जमुनी संस्कृति का एक उदाहरण दिया गया है, सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। दिया गया है प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी, प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के कवि, भारत में बस गए। सुलेमान नदवी जो कौन है, प्रसिद्ध विद्वान कवि हैं। ठीक है, और भारत में जो एक कवि बस गए हैं, कहाँ के, अरब के। ठीक है, ठीक है, अरब के कवि बस गए हैं अबू जिलद सिंधी, उनका नाम क्या है, अबू जिलद सिंधी। एक अरबी गीत का उदाहरण दिया गया है जिसमें वो भारत के दिल खोलकर प्रशंसा करता है। अरब का आदमी भारत के दिल खोलकर प्रशंसा कर रहा है, मतलब गंगा जमुनी संस्कृति मिल गई। अरब के लोग भारत के लोग मतलब एक इकट्ठे हो गए। ठीक है, जमुना संस्कृति हो गई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं, जबकि भारत की ओर युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध यह वह भूमि है, जब इसके पानी बरसता है तब उससे उन लोगों का दूध मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित हैं। इसके मुख्य चीज़ों से कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर अनेक प्रकार सुगंधित पदार्थ इन लोगों से हैं जो मेले हों, और भांति भांति के जायफल, संबुल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों के तुंगल, तोते, मोर, कबूतर हैं। वहाँ के नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़ हैं। और हाथियों में तलवारें हैं, हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी शिकली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऐसे भाले हैं जब वो हिले तो उनकी सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को विस्तार कर सकता है। तो भारत के मतलब क्या बताते हैं कि वह अपने इस गाने में जो अरबी के जो कवि हैं, जो अरबी के व्यक्ति जो भारत में बस गए हैं, वो भारत का वो क्या कहते हैं, गुणगान करते हैं कि भारत में ये है, भारत में वो है। इस समय स्थानीय धर्म में काफ़ी बदलाव आया। इस देश में बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, पूजा करते थे, उन्हें कई तरीकों से पूजते थे। कभी कभी अग्निकुंड में होम हवन भी करते थे जिसे यज्ञ कहा जाता था। तो देखो विविधता मतलब जो गंगा जमुनी जो सम्मेलन था, सांस्कृतिक थी, उससे लोगों का मिलन होता था। ठीक है, जब लोग मिल जाते थे तो वैसा करते थे। उस समय हिंदू भी लोग थे जो कई तरीके से पूजा करते थे, कभी कभी अग्निकुंड भी करते थे, होम हवन करते थे, उसे कहते यज्ञ कहते हैं। ठीक है, मध्य युग में हिंदू धर्म के कई बदलाव देखने को मिले। यूँ तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते थे, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा जिसे कपाल खोपड़ी धारण करना और कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। उस समय देखो कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है कि उस समय भारत के लोग मतलब आज जैसे हम लोग हिंदू में शिव भगवान या सिया राम कृष्ण के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उस समय कब, उस समय मध्य युग में, मध्यम भारत में जब मध्य युग चल रहा था तो उस समय जो भारत में ज़्यादा किसकी पूजा करती थी, तांत्रिक देवताओं की, तांत्रिक विचारधारा चल रही थी। ठीक है, तांत्रिक, भूत टोना, जादू, छल कपाट। ठीक है, शैव मत, उसमें कपाल का तो खोपड़ी, जो मनुष्य का ये खोपड़ी होता है ऐसे, ये देखो मैंने खोपड़ी बना दिया यहाँ पे, ये दांत है इसके, खोपड़ी। ठीक है, मतलब मध्य भारत में खोपड़ी में ही क्या कहते थे लोग, खाना खाते थे। मतलब एक प्रकार का तांत्रिक विचारधारा चल रहे थे। शैव मत, शैव धर्म के मानने वाले लोग जो थे तांत्रिक विचारधारा के थे उस समय, मतलब मध्य भारत में या मध्य युग में ऐसा चलता था। हिंदू जो धर्म लोग थे वो तांत्रिक शैव मत की विचारधारा रखते थे। ठीक है, उभरा उसमें कपाल में ही खोपड़ी, कपाल धारण करते थे और कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है,
जैसा कि आपको याद हो, गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति और विष्णु के अवतार के स्वरूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति संतों के वैसे दोहे पर चर्चा करें जिसने आपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीकों का पद्धतियों का संप्रदाय कहलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग पद्धतियाँ या संप्रदाय कहलाती हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में जो अलग अलग लोग मानते हैं उसे संप्रदाय कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे वैष्णव धर्म संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति, किस लिए? अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवी देवताओं की उपासना के कारण अपने संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हो चुके। उसने कृष्ण का रासलीला का बड़ा महत्व है। गुप्त काल में ही मात्र देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। ये सब गुप्त काल की बात है। ठीक है, गुप्त काल में ही लोग विष्णु की पूजा अधिक करते थे। ठीक है, और गुप्त काल में ही मात्र देवी की उपासना की गई थी, मतलब श्री दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती, ये सब जो महिला देवी हैं गुप्त काल में ज़्यादा प्रचलित थी, मात्र देवी की उपासना करते थे। ठीक है, 7वीं शताब्दी में उपासना का तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक तंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा, चर्चा, अन्य प्रकार की आस्था की व्यवस्था। कौन है?